हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का प्री हिमानी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम साइंस की क्लास पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर किशोरावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो किशोरावस्था क्या होती है? किशोरावस्था यानी जीवन काल की वह अवस्था, किसको कहते हैं किशोरावस्था? जीवन काल की वह अवस्था जिसमें जनन परिपक्वता आ जाती है। जनन परिपक्वता आ जाती है, यानी जो बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है वो आ जाती है, जनन करने की जो क्षमता है वो आ जाती है, उसको किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। तो इसकी उम्र कितनी रखी गई है? सामान्यतः इसकी उम्र 11 वर्ष से प्रारंभ, यानी किशोरावस्था का प्रारंभ 11 से किशोरावस्था की अवधि लिख देते हैं। चलो, इसकी जो अवधि है वो कितनी है? इसकी जो अवधि है 11 से 19 वर्ष तक मानी गई है। और जो 11 से 19 वर्ष तक की जो उम्र है उसको टीन एज कहा जाता है। टीन एज प्रश्न आता है और आया भी था पिछले एनिमेशन में कि टीन एज किसे कहा जाता है। तो 11 से 19 वर्ष तक के बच्चों को टीन एज के नाम से जाना, टीन एज आयु, टीन एज मतलब टीन एज आयु कहें, एज मतलब ये आयु होती है और टीन एज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आता है यौनारंभ के प्रारंभ के अंदर क्या होता है कि कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। दोनों के अंदर क्या होता है कि लंबाई में भी परिवर्तन हो जाता है, यानी किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था में जिन 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 के द्वारा पैतृक गुणों या कहें वंशानुगत गुणों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। प्रश्न आता है कि हमारे वंशानुगत गुणों का हस्तांतरण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करते हैं। कौन करते हैं? जिन। जैसे लंबाई में परिवर्तन होना, चेहरे का हूबहू मिलना, ये सब क्या है? जिन के द्वारा होता है। अपने माता पिता के समान संतान पैदा हो जाती है, उसे कहते हैं। इसके बाद में आता है अगला टॉपिक, स्वर यंत्र, यानी कुछ लड़कों की आवाज किशोरावस्था के प्रारंभ के अंदर और अंत तक जाते जाते लड़कों की आवाज भारी हो जाती है। इसको बोलते हैं स्वर यंत्र। स्वर यंत्र क्या होता है? स्वर यंत्र गले में लेरिंग्स ग्रंथि या कहें स्वर यंत्र में वृद्धि हो जाती है। स्वर यंत्र में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होना। ठीक है, इससे स्वर यंत्र में वृद्धि हो जाने से क्या हो जाता है? लड़कों की आवाज भारी हो जाती है। लड़कियों की आवाज पतली, लड़कियों की आवाज कैसी हो जाती है? पतली, यानी कोमल आवाज हो जाती है। जो कंठध्वनि है यानी जो स्वर यंत्र है, ये
हमारे गले के अंदर ये वाला जो उभार है ये लड़कों के अंदर बाहर की ओर निकला होता है और लड़कियों में अंदर की तरफ होता है। इस उभार को एडम एप्पल्स के नाम से जाना जाता है। यानी गले में बाहर की तरफ निकले उभार को एडमस एप्पल या कंठमणि, इंपॉर्टेंट है ये, कंठमणि कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एडमस एप्पल या कंठमणि, यानी गले के अंदर जो बाहर उभार निकला होता है उसको एडमस एप्पल या कंठमणि के नाम से जाना जाता है। लड़कों में ये बाहर की तरफ होता है, लड़कियों में अंदर की तरफ होता है। इसी कारण लड़कों की आवाज भारी हो जाती है और लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है। लड़कों की आवाज भारी है और लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है। इसके बाद में आता है, प्रश्न आ सकता है कि लेरिक्स ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है, तो ये गले के अंदर पाई जाती है। इसके बाद में आता है स्वेद एवं तेल ग्रंथियां। स्वेद एवं तेल ग्रंथियां ये क्या काम करती है? स्वेद एवं तेल ग्रंथियां ये हमारे शरीर में हार्मोन का उत्सर्जन सीधे रुधिर में करती है। इसीलिए जो स्वेद ग्रंथियां हैं इसको नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। नलिका विहीन ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी नलिका में अपने जो हार्मोन है उसका उत्सर्जन नहीं करते, ये सीधे ही रुधिर के अंदर अपने हार्मोन का नलिका विहीन करते हैं। इनके ज्यादा हो जाने से, यानी स्वेद ग्रंथियों और तेल ग्रंथियों की वृद्धि हो जाने से चेहरे पर मुहासे एवं फुंसियां हो जाती है। मुहासे एवं फुंसियां हो जाती है। याद रख लेना ये कि चेहरे पर क्या हो जाता है, मुहासे एवं फुंसियां हो जाती है। दिखाई नहीं दे रहा? क्या हो जाता है? चेहरे पर मुहासे एवं फुंसियां हो जाती है। यानी स्वेद ग्रंथियां हैं उसके ज्यादा हो जाने से क्या हो जाता है, चेहरे पर मुहासे एवं फुंसियां हो जाती है। इसके बाद में आते हैं जनन अंगों का विकास सभी में हो जाता है। इसके बाद गौण लैंगिक लक्षण, यानी वे लक्षण गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? गौण लैंगिक लक्षण यानी वे लक्षण जो लड़के एवं लड़कियों को पहचानने में, लड़के एवं लड़कियों की पहचान कराने में मदद करते हैं। यानी वे लक्षण जिसे हमें यह पता चलता है कि ये लड़का है और ये लड़की है जब किशोरावस्था में आ जाते हैं। जनन के समय दोनों एक जैसे ही अगर कपड़े पहना दिए जाएं, दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इसका पता कैसे चलता है? जनन अंगों के विकसित हो जाने के कारण, जिसे लैंगिक गौण लैंगिक लक्षण के नाम से जाना जाता है। इससे क्या होता है? लड़कों के अंदर दाढ़ी मूंछ का आना क्या होता है? इसके अंदर लिख सकते हैं अपने गौण लैंगिक लक्षण में, लड़कों में दाढ़ी मूंछ
दाढ़ी मूछ का आना। लड़कों में दाढ़ी मूछ आ जाती है, लड़कियों में गुप्तांगों या जनानों सीने पर बाल। दाढ़ी मूछ आ जाना, लड़कों में सीने पे बाल हो जाते हैं, लड़कियों के जनानों वक्ष स्थल का विकसित होना, वक्षस्थल का विकसित होना। और लड़के एवं लड़कियां हैं, बगल एवं झांग दोनों के ऊपरी भाग जिसको प्यूबिक्स में बाल लेना। और क्या हो जाता है, लड़के एवं लड़कियों के झांग एवं या इसको कहें प्यूबिक्स भाग पर बालों का आना, बालों का ये भी है। इसके अलावा लड़कों की मूंछ आने लगती है, भारी आवाज हो जाती है और बगल में बाल उगना। ठीक है, ये भी हो जाता है लड़कों में। लड़कियों में वक्षस्थल विकसित हो जाते हैं और अलग ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगला जो है कि जो लड़के और लड़कियां हैं उसके अंदर किशोरावस्था के आते आते ही जनन हार्मोन विकसित हो जाते हैं। तो जनन हार्मोन याद रख लेना कि कौन कौन से होते हैं। जनन हार्मोन, लड़कों में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। लड़कों में कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये वृषण से निकलता है, यह वृषण से निकलता है, यह वृषण से निकलता है। जनन हार्मोन है जो जनन विकसित करने के लिए लड़कों में होता है, वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। इसको पुरुष हार्मोन भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसी को ही अपने कहते हैं पुरुष हार्मोन। क्या कहते हैं, पुरुष हार्मोन। स्त्री हार्मोन नहीं कहते हैं। पुरुष हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन है, याद रख लेना। इसके बाद में आता है लड़कियों में एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्सर्जन होता है। लड़कियों में एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन होता है, लड़कियों में एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। यह अंडाशय से निकलता है, यह अंडाशय से निकलता है, यह अंडाशय से निकलता है, याद रख लेना इसको। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, यह अंडाशय से निकलता है। महिला का जो हार्मोन है यानी लड़कियों का हार्मोन वो अंडाशय से निकलता है और लड़कों का होता है वो कहां से निकलता है, वृषण से निकलता है। लड़कों का होता है टेस्टोस्टेरोन, लड़कियों का होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन होते हैं लड़कियों के अंदर। इन हार्मोन का नियंत्रण है वो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, इसको किस नाम से जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि है। हार्मोन के उत्पादन के नियंत्रण, इन हार्मोन्स का नियंत्रण, इन
हार्मोन्स का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या इसको अपने कहते हैं मास्टर ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, या पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि यानी इन हार्मोन्स का नियंत्रण है, वो नियंत्रण कौन करती है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि है। इसको मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। हार्मोन्स को नियंत्रण है वो पीयूष ग्रंथि करती है, मास्टर ग्रंथि करती है, पिट्यूटरी। ये तीनों एक ही नाम है, याद रखना। ये तीनों एक ही ग्रंथि के नाम है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं और पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। लैंगिक हार्मोन की बात करें, जनन हार्मोन, या इसको मैं यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ लैंगिक हार्मोन। लैंगिक हार्मोन याद रख लेना कि लैंगिक हार्मोन क्या? जनन हार्मोन या लैंगिक हार्मोन है। लड़कों में होता है टेस्टोस्टेरोन, लड़कियों में होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसके कारण हार्मोन्स इनके विकसित हो जाने से जनन होता है, ठीक है। लड़के और लड़की उत्पन्न होते हैं जनन अंगों। इसके बाद में आता है स्त्री हार्मोन। प्रश्न आता है कि पुरुष हार्मोन कौन सा है? तो पुरुष हार्मोन है वो तो है टेस्टोस्टेरोन। प्रश्न आता है कि स्त्री हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है स्त्री हार्मोन। लड़कियों में हर महीने, लड़कियों में हर महीने अंडाशय से लड़कियों में हर महीने अंडाशय से अंडाणु का निर्मोचन होता है। उसे ऋतुसंहार, उसको ऋतुस्राव बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव कहते हैं। यानी इसको बोलते हैं महामारी का आना, यानी ऋतुस्राव बोलते हैं। हर महीने में होता है, ये ऋतुस्राव होता है। इसको क्या कहते हैं? ऋतुस्राव कहते हैं। पहली बार जब लड़की में होता है, यानी जो पहली बार के ऋतुस्राव को, पहली बार जो लड़कियों में ऋतुस्राव होता है, पहली बार के ऋतुस्राव को रजोदर्शन, पहली बार जो ऋतुस्राव होता है उसको रजोदर्शन कहा जाता है। रजोदर्शन कहते हैं। और ये जो ऋतुस्राव है 50 साल की उम्र तक आते आते रुक जाता है। 50 वर्ष तक, लगभग 50 वर्ष के बाद यह नहीं होता है। लगभग, यहां पे लिख सकते हैं अपने, लगभग महिलाओं में 50 वर्ष के बाद यह नहीं होता, यानी रुक जाता है। जो अंतिम बार होता है, यानी अंतिम बार आए ऋतुस्राव को रजोनिवर्ती कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, रजोनिवर्ती कहते हैं।
याद रख लेना है। लड़कियों में हर महीने अंडाशय से अंडाणु का निर्मोचन होता है, यानी ब्लड जो अंडाणु बनता है वो बाहर आता है खून के द्वारा, और इससे क्या है, ऋतुस्राव कहा जाता है। तो पहली बार जो ऋतुस्राव होता है उसको रजोदर्शन कहते हैं, और यह जो ऋतुस्राव है लगभग 50 वर्ष तक की महिलाओं में देखने को मिलता है। इसके बाद वो धीरे धीरे इसकी कम हो जाता है, और अंत में जो ऋतुस्राव होता है उसको रजो निवर्ती के नाम से जाना जाता है। यानी जो अंतिम बार जो ऋतुस्राव होता है उसको रजो निवर्ती कहते हैं, और जो प्रथम बार होता है रजोदर्शन कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऋतुस्राव के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में आता है कि निर्धारण क्या होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जनन के समय संतति का निर्धारण, यानी जन्म के समय संतति का मतलब है लड़का होगा या लड़की, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो याद रख लेना कि मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मानव में 22 जोड़ी, यानी 23 जोड़ी का मतलब मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र याद रख लेना, मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मानव में कुल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र कुल कितने होते हैं? 46 होते हैं। 23 जोड़ी कितने होते हैं? टोटल गुणसूत्र होते हैं। मानव में 22 जोड़ी गुणसूत्र 22 जोड़ी गुणसूत्र है, या कहें 44, या मैं कहूं कि 44 गुणसूत्र समान होते हैं। ठीक है, मानव में 22 जोड़ी गुणसूत्र है, वो क्या हो जाते हैं? समान होते हैं। 22 जोड़ी का मतलब होता है 44 गुणसूत्र है वो समान होते हैं। समान का मतलब होता है दोनों में एक्स एक्स होते हैं। जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है उसमें दो होते हैं, उसमें एक एक्स और एक वाई होता है। एक जोड़ी के अंदर दो होते हैं गुणसूत्र, और उस दोनों गुणसूत्र यानी मानव के अंदर जो पुरुष होता है, पुरुष में 23वीं जोड़ी, पुरुष में 23वीं जोड़ी एक्स और वाई गुणसूत्र होता है, जबकि महिला में एक्स एक्स होता है। महिला में एक्स एक्स होता है। ठीक है, एक्स एक्स जोड़ी गुणसूत्र होता है। पुरुष में एक्स वाई होता है, जबकि महिला में एक्स वाई होता है। महिला में एक्स एक्स होता है, पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होता है। अब पुरुष जो 23वां जो जोड़ी गुणसूत्र है उसके अंदर पुरुष से अगर आता है पुरुष, और मैंने यहां पे लिख दिया महिला, अगर पुरुष में क्या होता है? एक्स और वाई होता है। पुरुष के अंदर क्या होता है? एक्स और वाई होता है। महिला में एक्स एक्स होता है। अगर पुरुष की तरफ से एक्स आता है और महिला की तरफ से भी एक्स आता है तो लड़की होती है। क्या होती है? लड़की। यानी एक्स एक्स जो 23वां गुणसूत्र है, एक्स एक्स से लड़की पैदा होती है। उसी प्रकार अगर यहाँ पे क्या है? वाई, यानी लड़के पुरुष की तरफ से वाई और लड़की की तरफ से एक्स, यानी एक्स और वाई या एक्स वाई वाई एक्स कर दें तो ये जो होता है ना उसकी तरफ से क्या होता है? एक्स वाई। तो यहां पर है जो लड़का उत्पन्न होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब आगे कर लेते हैं। प्रश्न आता है कि पुत्र
उत्पन्न में या लड़के को उत्पन्न होने में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो याद रखना, पुरुष की तरफ से यानी पुरुष गुणसूत्र और महिला गुणसूत्र, महिला गुणसूत्र। पुरुष में होता है 23वीं जोड़ी। कौन सी जोड़ी है ये? 23वीं जोड़ी। ठीक है, 23वीं जोड़ी होती है वो एक्स और वाई की होती है, महिला की होती है एक्स और एक्स की। जब एक्स और एक्स का संपर्क होता है तो इससे बनता है एक्स एक्स। ठीक है, यानी लड़की का उत्पन्न होती है इसे। ठीक है, लड़की की जन्म लेती है। अगर वाई पुरुष की तरफ से महिला की तरफ से एक्स होता है यानी एक्स वाई होता है, तब लड़के का जन्म होता है, लड़का। क्या होता है? लड़का। यानी जब एक्स एक्स होता है 23वीं जोड़ी, पुरुष से एक्स आता है महिला से भी एक्स आता है, तो लड़की। अगर गुणसूत्र में एक्स वाई पुरुष की तरफ से और महिला की तरफ से एक्स होता है तो क्या हो जाता है? एक्स वाई यानी लड़का उत्पन्न होगा। यानी प्रश्न आता है कि लड़के के उत्पन्न होने के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्पन्न है? तो एक्स वाई। यहाँ पे प्रश्न लिख सकता हूं कि लड़का उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र एक्स वाई है, जबकि लड़की एक्स एक्स गुणसूत्र से उत्पन्न होती है। प्रश्न सीधा सा है कि लड़की के उत्पन्न होने के लिए एक्स एक्स और लड़के के उत्पन्न होने के लिए एक्स वाई हार्मोन की आवश्यकता होती है। मानव में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं, 23वां जोड़ा अलग होता है। 23वें जोड़े में पुरुष के अंदर एक्स वाई होता है, महिला में एक्स एक्स होता है। अब इसके बाद में आता है बेटा अगला, चलो बाकी जो बच गया नेक्स्ट क्लास के अंदर लेते हैं अपने। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें।